नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट के पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें और उसके साथ ही जो इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर लें। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये CISS एप्लीकेशन है ना। NCPCR के बारे में सुना होगा आपने, राष्ट्रीय जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है आपका, 2005 के एक्ट से लाया गया है ना, बच्चों के कल्याण के लिए। तो उन्हीं के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए जो कोविड-19 या उस दौरान जिनके पेरेंट्स वगैरह गुजर गए हैं तो उनके वेलफेयर के लिए, उनको आश्रय देने के लिए, उनको बहुआयामी आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए इस तरीके के जो है इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इसको देखेंगे हम लोग। सोशल जस्टिस का पार्ट है ये आपका, पेपर 2 में रख सकते हैं, पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है इसको। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर टॉपिक है यूनिवर्सिटी चांसलर। तो अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नर को, राज्यपाल को, जो भी कंसर्न स्टेट का अगर कोई गवर्नर है तो उसको ही जो है यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बना दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो आपका एक्ट है स्टेट यूनिवर्सिटीज का, उसके अंतर्गत अमेंडमेंट लाके अब ये बोला कि भैया चीफ मिनिस्टर को ही बना देंगे। यहां पर दरअसल फिर से वो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है सीधा सीधा वही है कि राज्यपाल जो गवर्नर वर्सेस कौन, चीफ मिनिस्टर। कहने का मतलब इसको सीधा सीधा ऐसा समझिए कि अपॉइंटेड है ये आपके, है ना, जो आपके अपॉइंटेड कार्यपालिका के अंग हैं और एक जो आपके क्या है, जो इलेक्टेड है, निर्वाचित है जनता के द्वारा। तो दोनों के बीच में जो है कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि गवर्नर की कुछ विवेकी शक्तियां होती है। उसके अंतर्गत आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 157 सब क्लॉज 2, उसके अलावा 163 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल देखा होगा आपने। तो वहां पर कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि गवर्नर ज्यादा पावरफुल है। तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं आपके, है ना, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, उनकी एड एंड एडवाइस पे अगर वो काम नहीं कर रहे हैं और उससे स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं तो वहां पर विरोधाभास होता है, दोनों शक्तियों के बीच में क्लैशेस होते हैं। उसी को लेकर ये आर्टिकल फ्रेम किया गया है। जीएस पेपर 2 का कोर पार्ट है, शिक्षा में भी पूछा जा सकता है इसको, लेकिन ये आपका पॉलिटी वाले इशू के अंतर्गत आएगा। इसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी कई बार हमने कवर किया है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट है आपका। ये आज भी ये जो है पूरे वर्ल्ड में, चाहे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कितने भी डिस्प्यूट हो, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है आपका वाटर डिस्प्यूट ट्रीटी के संदर्भ में। इसमें जो आपका मीडिएटर था हमारा वो वर्ल्ड बैंक है, 1960s में इसको साइन किया गया था। इसमें वेस्टर्न रिवर्स इंडिया को मिली हुई है। आपको किसको मिली है बताइए जरा। वेस्टर्न रिवर्स जो है पाकिस्तान को मिली हुई है, ईस्टर्न रिवर्स आपको किसको, इंडिया को। आप मैप में देखेंगे अगर तो ये जो है आपका इंडस, झेलम, चेनाब, फिर उसके बाद रावी, ब्यास और सतलज। तो ये क्या हो गया, अगर डायरेक्शन में देखेंगे ईस्टवर्ड हो गया, ये वेस्टवर्ड हो गया। तो वेस्टवर्ड जो है आपकी, जो आपकी कौन सी है, इंडस, झेलम, चेनाब, जो ये है आपकी, ये किसको मिली है, पाकिस्तान को। और रावी, ब्यास, सतलज किसको मिली है, भारत देश को मिली है ना। तो दोनों की तरफ की जो नदियां हैं उनका उपयोग वो कर सकते हैं और जो नदियां उनके तरफ नहीं है उनका सीमित जल का उपभोग करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है। इसमें डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म भी है, इसको देखेंगे हम लोग वापस से। ये रिवीजन ही है, रेगुलर जो करेंट में रिपीट होते हैं टॉपिक, उसी तरीके से टॉपिक इवॉल्व होता है जो यूपीएससी का फेवरेट होता है। जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। इसके बाद बैन ऑन वीट एक्सपोर्ट्स की बात करें, इस साल हीट वेव्स वगैरह के कारण अगर आप देखेंगे तो हमारा जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है ना, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी,
तो ये जो है हमारा महत्वपूर्ण क्या, और सेंट्रल इंडिया में भी हीट वेव्स वगैरह का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया है, तो उसके कारण हमारा प्रोडक्शन जो है अप टू द मार्क नहीं होने वाला। इस साल नॉर्मल प्रोडक्शन होगा। जहां तक अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है वीट का जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ा है। तो इस साल जब रशिया यूक्रेन का जो आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उनके बीच में जो आपका क्या हुआ, विवाद हुआ, उसके कारण कई सारे नए विकल्प मिले जहां के लिए भारत भी वहां पर एक्सपोर्ट कर पाए। तो भारत ने काफी एक्सपोर्ट किया, इससे किसानों की आय बढ़ी भी। लेकिन अगर अब हम एक्सपोर्ट पर फायदे के लिए कॉन्सेंट्रेट रह गए तो हमारी डोमेस्टिक अगर डिमांड में जो है आपका, अगर डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है, तो वैसे भी इन्फ्लेशन पीक पे है, तो फूड इन्फ्लेशन के कारण सारी चीजें जो है हाइक हो सकती है, तो स्थिति और खराब हो सकती है। कोविड के बाद से इन्फ्लेशन वैसे भी ज्यादा है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि भैया वीट का एक्सपोर्ट जो है उसको हम कम करेंगे, हमारे यहाँ का बफर स्टॉक बनाएंगे हम, ताकि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक मार्केट में फूड इन्फ्लेशन क्या रहे, एक रैशनल ग्राउंड पर बना रहे। ठीक है ना, इसको देखेंगे। जीएस पेपर 3 का पार्ट है ये आपका। इसके बाद बैड बैंक्स की बात करेंगे। पारा सुना होगा आपने, पोयम सुना होगा। बैड बैंक्स नाम से बैड बैंक है। जो एनपीए का इशू है वो लगातार राइज होता जा रहा है 2008 के बाद से, आप देखेंगे तो स्थिति खराब होती जा रही। इसमें विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या ज्यादा है। इसमें जो आपका क्रोनी कैपिटलिज्म है उसका प्रभाव देखा जाता है। जो आपके प्रभुत्वकारी लोग हैं वो लगातार लोन लेकर, और वहां पर जो है उनको हेल्प भी की जाती है तभी लोन मिलता है। अदरवाइज कोई नॉर्मल आदमी अगर लोन लेने जाए, अगर आप लेने चले जाए 1 लाख रुपए का, बैंक सारे कागज रखवा लेंगे बैंक। और आप देखेंगे कि पीएसयू बैंक में ही सबसे ज्यादा एनपीएज है, प्राइवेट बैंक में नहीं है। कारण क्या है, उनके कार्य करने का तरीका, वहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप। ठीक, तो बैड बैंक का नाम बैड बैंक है ये, जहां पर एनपीए बढ़ जाता है। जो ऐसी आपकी कैपिटल होती है बैंक्स की, जिसको हम ये मान लेते हैं कि अब ये वापस नहीं आएगी, तो उसको रिस्ट्रक्चर करने का काम है ना, उसको वापस से सशक्त करने का काम ये बैड बैंक करती है। इसको देखेंगे हम लोग, ये 3rd पेपर का पार्ट है आपका। ठीक है, अब पहले टॉपिक को हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आराम से देखना है, रटना नहीं है। जो हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण है उसने बाल स्वराज पोर्टल, अब ये 2 चीजें प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल हो गई। ठीक, उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे सड़क पर हैं, जिनके अभिभावक नहीं है, जो बेचारे अनाथ हैं, तो उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास की प्रक्रिया में हेल्प करने के लिए एक पोर्टल बना दिया। तो क्या ये ई गवर्नेंस में यूज नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी इससे नहीं आएगी क्या, है ना? जो सर्विसेज है आपकी वेलफेयर की, उसकी रीच नहीं बढ़ेगी, इंक्लूजन नहीं होगा क्या उससे, है ना? वंचित वर्ग का कल्याण नहीं होगा, ये भी तो वंचित वर्ग में आ जाएंगे। चिल्ड्रंस का जो इशू है, हम लोग सोशल इशू में पढ़ते हैं वंचित वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, तो CISS एक एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है, नॉर्मल सी चीज है। अब ये एप्लीकेशन करेगी क्या करेगी, तो भैया सबसे पहले तो डेटा चाहिए होता है किसी भी चीज के लिए। तो भारत के सड़क में रहने वाले बच्चे कितने हैं, है ना, उनकी क्या स्थिति, तो इसके बारे में डेटा प्राप्त करना। फिर जब डेटा मिल गया तो उन बच्चों का अब बचाव करेंगे, उनको अब रिहेबिलिटेट करेंगे, उसके लिए हम प्रबंधन करेंगे। ठीक है ना, प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इनिशिएटिव लिया कैसे गया, तो हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में जो है ये एक्शन, ये इनिशिएटिव लिया गया है ना। तो ये जुडिशरी की भूमिका सोशल वेलफेयर में, जनता के कल्याण में देखी जा रही, यही भूमिका जो है लगातार सामाजिक न्याय की प्राप्ति को सुलभ बनाने का काम 1978 के मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसके बाद हमारी जो जुडिशरी है उसकी भूमिका में जो है वो परिवर्तन आता है। मैंने एक दिन बोला भी था कि इस क्वेश्चन को लिख के दिखाइएगा, लेकिन आप लोगों ने से किसी ने भी लिख के नहीं दिखाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, है ना। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस देने जा रहे हैं तो भी अब मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अगर प्रीलिम्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो भी मेंस ही करना है, क्योंकि अगर मेंस पे पकड़ अच्छी है प्रीलिम्स नहीं रुकता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, फैक्ट्स भी यहीं से उठाए जाते हैं, लास्ट में सिर्फ रिवीजन किया जाता है ना। तो आप साथ बनाए रखें, थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन करें, लिख के दिखाएं, तभी मोटिवेशन मिलता है कि अरे आपके लिए मेहनत करके सारी टीम लगी रहती है, ये सब चीजें तैयार कर रही है ना। आपको जो है रेडीमेड चीजें दी जा रही, तो कम से कम उसका उपयोग तो करें आप तार्किक आयाम पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर्टिकल 51A है, क्या है ये, डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब क्या हो गया, सामाजिक कल्याण है, समाजवाद वहां पर है कि नहीं है। तो आर्टिकल 51A में क्या किया गया कि भैया पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, उनके लिए काम करें। जो और भी सिविक सोसाइटी है उनको भी ये आवश्यकता है कि जो भी बच्चे हैं उनके
कल्याण से संदर्भित कोई आयाम है, अगर उनको वो नीडी है बच्चे, उनको किसी तरीके की हेल्प की आवश्यकता है, तो उनको सहायता करने के लिए उपयुक्त आयामों को वहां पर अपनाया जाए, है ना। ये जनता के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी और किसके लिए, संगठनों के लिए भी वहां पर एक तरीके का क्या है, निर्देश। डीपीएसपी का मतलब क्या है, नीति निदेशक तत्व, है ना, वही से संदर्भित है और इसी को क्या एक्टिवेट नहीं किया गया एनसीपीसीआर से। इसके बाद आप देखिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डेटा भी मिल जाएगा, ठीक है, जो डेटा होगा, डेटा मिल जाएगा, कलेक्ट करेगा डेटा और फिर ये रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहां पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा, है ना, ताकि जब उसके पास डेटा हो तभी तो वो एक्शन ले पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेटा, है ना। उसके बाद क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्रोफेशनल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म देगा जहां पर वो आके एक साथ मिलके कोलैबोरेशन करके, कोऑर्डिनेशन करके, समन्वय स्थापित करके, सहयोग के द्वारा वहां पर इन बच्चों को, जो नीडी बच्चे हैं, उनको हेल्प कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। तो सीधी बात है, अगर किसी के पास रहने के लिए आश्रय नहीं है तो उनको ओपन शेल्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई बच्चा जो है वो मानसिक अवसाद से ग्रसित है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से, अगर मान लीजिए उसको करियर काउंसलिंग चाहिए, तो इस तरीके की मानसिक हेल्प जैसे काउंसलिंग सर्विसेज वगैरह कर सकते हैं। अगर उसकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है तो उसको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं अगर वो मतलब अगर वो स्किल्ड है या कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना चाह रहा है तो उसमें भी उसको जो है सहायता दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा डी एडिक्शन सर्विसेज है, एजुकेशन की सर्विसेज है, लीगल है सर्विसेज, है ना, और भी कई सारी सर्विसेज है जो आप सोच सकते हैं एक बच्चे के अच्छे जीवन के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, वो सारे आयाम यहां से उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद यहां पर जो है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन उसको माना गया है, उसके अंतर्गत जो चाइल्ड है जिसको कैटेगराइज किया गया है, तो किस तरीके के बच्चों को ऐसा माना जाएगा कि वो सड़कों पर अकेले रहने वाला बच्चा है। तो भैया सीधी बात है कि या तो वो अपने परिवार के साथ सड़कों पर रह रहा हो या दिन में सड़कों पर रह रहा है, तो उसको सड़क पर रहने वाले बच्चे के रूप में कैटेगराइज किया गया। अब ये सब्जेक्टिव इशू है। अब यहां पर बात आ जाएगी कि जो आपके ऑफिसर्स हैं, जो एग्जीक्यूशन के पार्ट में है, जो कार्यपालिका का अंग है, जो कार्यपालिका के अभिन्न अंग है, जिनके द्वारा इसको क्रियान्वित करना है, अब उनके विवेक पे ये बात आ जाएगी। सब्जेक्टिव हो गया ये, ठीक है। इसके बाद आप इसका रूट कॉज देखेंगे, है ना, क्या रूट कॉज है इसका कि जो बच्चे हैं वो शहरों में गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसे परिवार, या वो सड़कों पर रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लगातार हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन, लगातार अर्बनाइजेशन, मेट्रोज वगैरह लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट हो रहा है तो जो रोजगार के बेहतर विकल्प है उसके लिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो वहां पर उनका जीवन स्तर बेहतर तो होता नहीं है, तो उनको फिर वहां पर क्या करना होता है, जीवन यापन करना होता है। तो रहने के लिए बहुत बड़ा रेंट लग रहा है, उतनी उनकी कमाई नहीं है, तो बेचारे वो जीवन स्तर की तलाश में जो वहां पर पलायन करने जाते हैं, इसके कारण वो इस तरीके के दंश को झेलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इस पोर्टल के दो पार्ट हैं, दो फंक्शंस हैं। पहला जो है आपका इसमें जो प्रोवाइड किया जाएगा कोविड केयर है, लिंक जो है आपकी, पहला कोविड केयर है, दूसरा जो है वो CISS है, दोनों चीजें हैं इसमें, है ना। कोविड केयर जो है उसके अंतर्गत क्या करेंगे, बच्चों की देखभाल से रिलेटेड है, जिसमें उनके पेरेंट्स मान लीजिए उनकी डेथ हो गई हो कोविड-19 के कारण, या मार्च 2020 के बाद किसी भी कारण से अगर उनके अभिभावक नहीं रहे तो उनकी देखभाल के लिए इनको बनाया गया है। इसके बाद जो NCPCR है, मैंने पहले बोला कि इसको एक एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था और एक्ट के थ्रू लाया गया है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। आप यूपीएससी का सिलेबस उठा के देखिए, उसमें सीधा लिखा है स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह इनके बारे में है। तो ये कैसी बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों है, क्योंकि एक्ट के अंतर्गत लाया गया। क्यों, क्योंकि संसद विधायिका है, विधायिका मतलब जो विधि का निर्माण करेगी, और विधि का निर्माण किसी विधि के तहत बनाया गया, इसलिए विधिक संस्था हो गई। तो ये एक्ट कब का है, 2005 का। इसका स्ट्रक्चर बताइएगा जरा कि कौन कौन होते हैं इसमें। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा यूनिवर्सिटी चांसलर से रिलेटेड है, मैंने पहले ही बताया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी जो उनका स्टेट का एक्ट है यूनिवर्सिटी का, स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, तो उसमें अमेंडमेंट किया और बोले कि भैया अब चांसलर चीफ मिनिस्टर ही रहेगा। बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है दोनों के बीच में। तो सबसे पहली ये चीज है कि ये जो एक्ट है स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, उसमें वो मौन है
कहां पे साइलेंट है? रोल ऑफ गवर्नर एज चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, भैया जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर गवर्नर को बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक या वहां पर जो है हाईलाइट नहीं किया गया है, तो मतलब वहां पर संविधान हमारा साइलेंट है। अब जो ये एक्ट पास किया गया उसमें जनरली आमतौर पर एक क्या बन गई परंपरा कि जो गवर्नर होगा उसी को चांसलर बना देंगे स्टेट यूनिवर्सिटी का। क्यों? क्योंकि वो वर्च्यू देख के गवर्नर के ऑफिस को, क्योंकि उनको न्यूट्रल माना जाता है, पर ऐसा होता नहीं है, है ना। अब गवर्नर का पद जो है हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है मेंस के लिए। उसका कारण क्या है कि डिस्प्यूटेड है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल उसको अपॉइंट करता है, काम वो राज्य में करता है। ठीक, इसके बाद जो उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 या वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट जो 2007 है, उसके अंतर्गत जो है गवर्नर को जो है चांसलर माना जाता है स्टेट यूनिवर्सिटीज का। कुलपतियों के पास बहुत सारी स्टैट्यूटरी पावर्स भी होती है। कारण यह है कि वो पद उतना बड़ा है तो उनके पास पावर्स बहुत होंगी। अब पावर्स कैसी? जो भी यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड डिसीजंस होंगे वो ले सकेगा। जैसे वो अपॉइंट कर सकेगा वाइस चांसलर को, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी आपका दीक्षांत समारोह वगैरह है, कन्वोकेशन है, तो उसको वो क्या करेगा? प्रिसाइड करेगा, वहां पर उसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। उसके बाद वो अपॉइंट करेगा कई सारे जो नॉमिनीज होते हैं, जैसे कि सीनेट में, सिंडिकेट में, प्रबंधन बोर्ड हो गया आपका, अपॉइंटमेंट कमेटी हो गई आपकी, है ना, इस तरीके की, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हो गया, सिलेक्शन कमेटी भी बोलते हैं उसको, है ना, जो आपकी एकेडमिक काउंसिल होती है उसको आपकी सिलेक्शन कमेटी वगैरह। तो इन सब जगह पे जो भी इंपॉर्टेंट हो गए ना, वहां पर वो अपॉइंटमेंट वगैरह करेगा। क्यों? क्योंकि वही तो सर्वा हो गया अगर वो चांसलर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि किसी को छुट्टी देनी है ना, लीव ग्रांट करनी है, या इंस्टीट्यूट के अंदर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है। अनुशासनात्मक मतलब इनडिसिप्लिनरी, जो आपका डिसिप्लिनरी एक्शन है ना इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, अनुशासन से संदर्भित कार्यवाही। उसके बाद किसी को दंड देना है, किसी को रिवॉर्ड देना है, तो वो कौन देगा? ये दे सकता है ना, उसकी अथॉरिटी उसको मिल जाएगी। उसके बाद ये कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं, है ना, जो संस्थाओं में, या छात्र हैं, उनका कोई मुद्दा है तो उनकी सुनवाई कर सकते हैं विभिन्न मामलों में। उसके अलावा अगर मान लीजिए कॉलेज में जो आपकी मैनेजमेंट कमिटीज होती है उसमें रिप्रेजेंटेशन को लेके, या और भी जो यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत जो बॉडीज है उसमें अगर मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन की बात आई, उसमें कोई इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट है, तो उसमें भी जो अंतिम निर्णय लेगा कौन लेगा? चांसलर लेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें विभिन्न जो आपकी हायरार्की पदों में जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसमें स्पेशलिस्ट को या जो विशेषज्ञ हैं उनको भी ये नामित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी कुलपति हैं और संबंधित मंत्रालय जो होते हैं उनकी समीक्षा बैठ के जो है ये क्या करता है, उसको आयोजित करता है। तो रिव्यू मीटिंग्स वगैरह जो होती है उनको भी ये आपके आयोजित करते हैं, ठीक है। नॉर्मल से चीजें, बिल्कुल नॉर्मल से पॉइंट है, बिल्कुल रटने लायक नहीं है, इसको अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद जो ये राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में राज्यपाल को मुख्यमंत्री से प्रतिस्थापित करने के कारण, तो कारण वही है कि जो गवर्नर का पद है उसको लेके जो डिस्प्यूट रहता है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड के बीच। तो भैया बोलते हैं कि जो आपके चीफ मिनिस्टर है वो क्या है? जनादेश है, जनता का आदेश है, जनता के द्वारा चुन के भेजा गया है, तो वो तो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ना। तो ये जो है विवाद वहां पर होता है कि भैया ये तो लोकतंत्र का मुख्य आधार है कि जो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, है ना, इलेक्शन के द्वारा, उनके पास जनादेश है, ठीक है। तो वहां पर किसको पावरफुल मानना चाहिए? उसको। तो यहां पर जो है पावर कॉन्फ्लिक्ट है, शक्ति संघर्ष है एक तरीके से, ठीक। तो राज्यपाल जो है अक्सर जो है जब कुलाधिपति मतलब कुलपति के रूप में, कुलाधिपति के रूप में जब काम करते हैं, है ना, चांसलर के रूप में, तो कई बार वो जो है इस तरीके के निर्णय ले लेते हैं जिसमें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह नहीं मानते, वो उनके बिना सलाह के, बिना सहायता के जो निर्णय ले लेते हैं। तो ये विवाद का प्रमुख कारण है। इसी से जुड़े सारे आपके और कारण मिलेंगे यहाँ पर। इसके कारण क्या होगा कि जो राज्यपाल होगा और निर्वाचित मुख्यमंत्री, उनके बीच जो संबंध होंगे वो तनावपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसके कारण होता क्या है कि जो आपके गवर्नर्स वगैरह की नियुक्ति होती है उसमें उस मुद्दे का पॉलिटिसाइजेशन हो गया, राजनीतिकरण होगा। जहां जहां राजनीति का हस्तक्षेप होगा वहां पर उनके कार्य में ऋणात्मक प्रभाव पड़ना है। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमी का, स्वायत्तता का, स्वतंत्रता का, निष्पक्षता का मुद्दा वहां पर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 163(1) है उसके दायरे में ये आता है कि नहीं, कि देखिए अगर राज्यपाल उसके दायरे में आएंगे तो सीधी बात है कि राज्यपाल को अपने किसी भी कार्य के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेनी पड़ेगी। वो बाइंडिंग है, बाध्यकारी है
ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे इंस्टांस देखे गए हैं कि जब राज्यपालों ने अपने विवेक से काम किया। आप देखेंगे कि इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 157 देखिए, 163 देखिए, यहाँ पे बोलते हैं कि राज्यपाल की जो विवेकी शक्तियां हैं वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये देख के लगता है ऐसा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। अब कई जगह ऐसा है कि आर्टिकल 200, 201 देखेंगे तो वहां पर कोई अगर बिल आता है और आरक्षित कर लेता है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ, तो उसको अटका सकते हैं, तो वहां पर बाईपास वगैरह किया जाता है। तो वो सब मुद्दे आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यपाल का पद, इसको एक अलग सेगमेंट में रेडी करके रख लीजिए, हमेशा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, लगातार पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, लगातार जो है ये न्यूज में है। सिंधु जल जो संधि है, मैंने बताया कि बहुत सारे डिस्प्यूट के बाद भी वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटी है ना, वाटर डिस्प्यूट को लेके। इसके बाद ये है क्या, तो 1960 में साइन की गई इंडिया पाकिस्तान के द्वारा। इसमें मीडिएटर जो था वर्ल्ड बैंक था, खुद भी वो सिग्नेटरी है इसका। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ट्रीटी एलोकेट करती वेस्टर्न रिवर्स किसको, पाकिस्तान को, ईस्टर्न किसको, इंडिया को। अब आपको नदियां याद हो गई होंगी सिंधु नदी तंत्र की, मैंने कई बार नाम लिया उसका। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें इसके अंतर्गत जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स का जो है ये इंडिया और पाकिस्तान कैसे यूज करेंगे उसका एक मैकेनिज्म बना दिए हैं। ठीक है, तो इंडिया को अलाउ किया गया कि भैया आप जो है, जो आपके रिवर्स है ना, जैसे मान लीजिए कि जो आपकी रिवर्स है उसका आप कैसा यूज करेंगे, मान लीजिए कि जो भारत की तरफ नदियां, उसका तो भारत उपयोग कर सकता है, ठीक है, ठीक, और किसका सीमित उपयोग करेगा, तो जो वेस्टवर्ड है जो पाकिस्तान को मिली हुई है ना, तो उसका सीमित उपयोग करेंगे, डोमेस्टिक कर सकते हैं, गैर उपभोग्य उपयोग कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड है उसका, ठीक है ना। वहीं पर जो है डिस्प्यूट वगैरह आता है। ठीक, अब यहाँ पर डिस्प्यूट रेड्रेसल जो मैकेनिज्म है उसमें बायलैटरल कमीशन की बात की गई है। जो परमानेंट इंडेक्स कमीशन जो है वो क्या करेगा, आपका स्थायी सिंधु आयोग जो है आपका, ठीक है ना, परमानेंट ये कमीशन बनाया गया, तो ये आपका द्विपक्षीय है। इसमें जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉपरेशन किस तरीके से लाएंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे करेंगे, दोनों के देशों के बीच में सहयोग और समन्वय स्थापित करके कैसे इसको जो है सुचारू रूप से चलाएंगे, इसके लिए बनाया गया है। इससे विवाद जो है, सीधी बात है कि डिफरेंसेस जो है रिजॉल्व, जो इससे संबंधित मतभेद है उनको एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा हल किया जाना है ना, न्यूट्रल के द्वारा। दूसरी चीज ये है कि यहां पर आप देखेंगे कि इसमें 7 मेंबर्स की एक जो है क्या है, आपकी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, जिसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बोलते हैं, है ना, जो क्या करेगा, डिस्प्यूट को क्या करेगा, खत्म करेगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्यूट खत्म नहीं होता, तो फिर आपका परमानेंट जो आपका कोर्ट है आर्बिट्रेशन का, वहां जाने की बात करता है कौन, पाकिस्तान बोलेगा कि भैया हम यूएन में ले जाएंगे मुद्दा, यहाँ ले जाएंगे, तो भारत बोलेगा कि वहां हमारा संप्रभुता का मुद्दा है, आप बाहर क्यों जा रहे हैं इन चीजों से। फिर भारत के हमारे प्रधानमंत्री ये भी बोलते हैं कि भैया खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा, अपने स्पीच में हाईलाइट करते हैं, क्यों, क्योंकि आप बार बार टेररिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटीज को हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हो और हम आपके साथ जो है यहाँ पर सहयोग और समन्वय बनाए रखें। तो यहाँ पर बहुत रैशनल ग्राउंड पर जो है पाकिस्तान को भी समझने की आवश्यकता है, भारत को भी। इसमें कुछ एग्जाम्पल है जहां पर डिस्प्यूट है, जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट है, तो ये याद होना चाहिए किस नदी में है, तो झेलम की आपकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, 330 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उस पे डिस्प्यूट है। इसके बाद आप देखेंगे चेनब की जो आपकी क्या है, चेनब जो आपकी नदी है, ठीक है ना, वहां पर एक जो है ट्रिब्यूटरी जो है चेनब की, उस पे जो है आपका रातिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है 850 मेगावाट पर, उस पर भी आपका क्या है, ऑब्जेक्शन है, पाकिस्तान को समस्या है। इसके बाद आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मरु सुदर जो आपकी रिवर है उस पर पाकल दुल, ये नाम याद रखेगा, पाकल दुल बोलते हैं उसको, और दूसरा जो है लोअर कलनाई। तो ये जो है आपकी क्या है, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है और उस पर पाकिस्तान ने वहां पर डिस्प्यूट बताया है, आपत्ति लगाई है अपनी, है ना, यहां पर भी डिस्प्यूट है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पे जो फाजिलका ड्रेन है वहां पर उसने क्या किया है, ब्लॉकेड वगैरह किया है, तो उसका हमने अपोज किया है ना। उससे ये बोला है हमने कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर जल प्रदूषित हो रहा है ना, तो ये क्लाइमेट का भी मुद्दा है, जो नए मुद्दे हैं क्लाइमेट से रिलेटेड वो इस संधि में है भी नहीं, वो एक चुनौती के रूप में है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत इससे भी असंतुष्ट है कि जो आपकी वेस्टर्न रिवर्स है उस पर किसी भी भंडारण प्रणाली के निर्माण पर पाकिस्तान के द्वारा लगातार रोक लगाई जा रही है। इसके बाद ये भी देखेंगे आपकी बहुत ज्यादा टेक्निकल है ये आपकी ट्रीटी, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस देखा जाता है दोनों देशों के बीच में इंटरप्रिटेशन को लेकर,
क्योंकि सब्जेक्टिव चीज है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत में लगातार डिमांड बढ़ रही है वाटर की, लेकिन फिर भी जो है अभी तक भारत ने सिंचाई के लिए पश्चिमी नदियों के जल का जो उपयोग है वो कम से कम किया है, नगण्य रूप से उसका उपयोग किया है ना। ये भारत का जो है अच्छा चरित्र दिखाता है। इसके बाद जो अभी कंटेम्पररी इशू है जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है, तो इन सबको इस संधि के अंतर्गत नहीं रखा गया है, जो अपने आप में एक चुनौती के रूप में विद्यमान है। इसके बाद आप अगर वे फॉरवर्ड देखेंगे तो सीधी बात है अब रीनेगोशिएशन की आवश्यकता है। भारत पाकिस्तान दोनों बैठे और वहां पर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो है तू मैंने से निकल के किस तरीके से दोनों देशों का कल्याण हो, उसमें सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। पाकिस्तान को अपनी आदत सुधारने की आवश्यकता है, उसकी स्थिति वैसे भी खराब है, टेररिस्ट अटैक से, इकोनॉमिक ग्राउंड में, सारी चीजों में स्थिति खराब है, लेकिन वो मान नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको सुधारने की आवश्यकता है। नए नए जो इश्यूज है, कंटेम्पररी इश्यूज, उसको भी एम्बेडेड करने की, संपृक्त करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको देखेंगे हम लोग, और ये जो है बैन ऑन व्हीट एक्सपोर्ट्स। सीधी बात है, किसी चीज में कोई भी सरकार अगर निर्यात पर प्रतिबंध लगा रही है तो सीधा आपका दिमाग जाना चाहिए कि डोमेस्टिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ऐसे बैन लगाए जाते हैं। तो महंगाई पर नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ने लास्ट एक मंथ में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाया है। ये दो आपके कीवर्ड हैं। इसमें मुख्य पॉइंट देख लेते हैं कि जो चाइना, इंडिया और रशिया है, इनको एक साथ ले ले तो पूरा जो ग्लोबल व्हीट प्रोडक्शन उसका 40% ये तीनों देश मिलकर करते हैं। ठीक, रशिया जो है टॉप एक्सपोर्टर है गेहूं का, ठीक है ना। उसके बाद यूएसए, फिर कनाडा। अब रशिया यूक्रेन का मुद्दा हुआ तो वहां पर गेहूं से समस्या हुई, पूरे वर्ल्ड में हुई कि नहीं हुई। हमारे यहाँ बम्पर प्रोडक्शन था तो हमने उस विकल्प का दोहन किया कि नहीं किया, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट है और जो हमारा निर्यात है उससे बढ़ा तो डॉलर में इनकम हुई, तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बढ़ा, हमारे पास इनकम बढ़ी, तो हमारी सरकार सामाजिक जो आपकी अवसंरचना है उस पर निवेश करके सामाजिक कल्याण कर सकती है, मानव संसाधन विकास कर सकती है, आधारिक अवसंरचना का भी विकास कर सकती है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखिए कि यहां पर भारत में चावल के बाद गेहूं जो है एग्रीकल्चर के अंदर दूसरा सबसे बड़ा जो है वो क्या है, एक कमोडिटी है एग्रीकल्चर की जिसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है, सेकंड लार्जेस्ट है ना। सबसे ज्यादा जो प्राथमिक हमारे यहाँ उत्पादन है, सबसे ज्यादा जो चावल का, उसके बाद गेहूं, और इसका प्रतिशत जो है वो 16% है। और पिछले दशक में आप देखेंगे तो कई सारा फ्लक्चुएशन रहा, लेकिन लगातार 2010-11 से लेके 2019-20 में प्रोडक्शन बढ़ा है गेहूं का। 86 मीट्रिक टन था आपका 2010-11 में, 86, अब 108 मीट्रिक टन हो गया। इसके बाद जो टॉप व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कौन कौन से हैं याद रखिएगा, यूपी है, फिर एमपी है, फिर पंजाब है, पंजाब को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर एमपी है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो लीगल प्रोविजन है कि किस तरीके से बैन लगाया जाता है व्हीट एक्सपोर्ट में, तो एक एक्ट है आपका जिसका नाम क्या है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। अब देखिए 91 में एलपीजी आया, जब फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुआ तब सरकार ने यह भी बनाया होगा कि भैया फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं लेकिन हमको राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय कल्याण सर्वोपरि है ना, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। तो इस तरीके का एक्ट 92 में लाए हम, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये क्या करता है, ये शक्ति देता है, प्राधिकार देता है, एम्पावर करता है केंद्र को, ताकि वो विनियमित कर सके विदेशी व्यापार को, और वहां पर ये भी प्राधिकार दिया गया है सेंटर को, ताकि वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इनेबल कर सके। उसके अंतर्गत ये बता सके कि क्या आयात करेंगे, क्या निर्यात करेंगे, कब आयात निर्यात करना है, उसके अंतर्गत क्या तार्किक आयाम है, उस सबको कौन जो है निर्धारित करेगा, तो भैया ये करेगा एक्ट है ना। उसके अंतर्गत सेंट्रल को वहां पर प्राधिकार दिया गया, और यहां पर सेंटर जो है अपॉइंट करता है, नाम याद रखिएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो एक्सरसाइज करेगा इन पावर्स को सेंटर के बिहाफ पे। इसको डेलीगेशन नहीं बोलते, क्या प्रत्यायोजित नहीं बोलते, प्रत्यायोजन नहीं बोलते, इसको बताइए जरा डेलीगेशन किसको बोला जाता है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह भी इशू करते हैं कि भैया जैसे अभी बैन है एक्सपोर्ट की किसी कमोडिटी में, तो जो गुड्स जो भी इंडिया से जिन भी कमोडिटीज का, जिस भी गुड्स का एक्सपोर्ट वगैरह में बैन करना है तो उसमें नोटिफिकेशन ये निकालते हैं। अब रीजन क्या है ये आपका बैन लगाने का, तो आपको रीजन अपने आप समझ में आ गया कि भैया गेहूं की घरेलू उपलब्धता को बनाए रखा जाए, उसको बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई और डिमांड उतनी है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन और पीक पे आ जाएगा। वैसे ही हमारे यहाँ महंगाई पीक पे है, ठीक है।
तो बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करना और फूड सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को खाना ही उपलब्ध नहीं होगा तो ये क्या होगा, वहां पर भूखमरी, कुपोषण, वैसे ही कोविड-19 के बाद जो है स्थिति खराब है, तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी ये जो है इस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया। अब आप देखेंगे इस साल जो है जो हीट वेव्स का बहुत ही ज्यादा ऋणात्मक प्रभाव हमारे उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में और मध्य भारत में देखा गया है। इसके कारण हमको सब्सटेंशियल लॉस हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इस साल। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि 2015-16 के बाद पहली बार इस बार जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे यहां गेहूं का कुल उत्पादन जो है वो कम होने वाला है, 3% कम होने वाला है। अब यहां पर आप देखिए रशिया और यूक्रेन जो है लगभग पूरे जो वैश्विक आधार पे देखें तो जो गेहूं का निर्यात होता है उसमें 25% को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ। कई बार हमने इस चीज को डिस्कस किया, उसके कारण ग्लोबल व्हीट प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। ठीक, इसके बाद इसका फायदा उठाया भारत ने, कैसे कि भारत के जो निर्यातक थे उन्होंने इसका एडवांटेज लिया। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्राइस मिल रहा था तो भारत ने वहां पर एक्सपोर्ट किया और नए मार्केट भी मिले। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन तो युद्ध में व्यस्त थे, तो भारत ने वहां पर निर्यात करके उसका फायदा उठाया, जो कि बढ़िया बात है। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे कि वर्तमान जो आपका हमारा ये ईयर है ना, तो इस साल अगर आप देखेंगे तो जो ये ईयर है इसमें पिछले जो 15 सालों में एफसीआई ने गेहूं से जो आपका वो क्रय करता है, देखिए क्या करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि जो आपका प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है उसको खरीद के अपने पास बफर स्टॉक के रूप में रख लिया, कि जब भी हमारे यहाँ कोई इस तरीके की मान लीजिए अनपेक्षित या जो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन आ गई, कोई समस्या आ गई, युद्ध हो गया या अकाल पड़ गया या कोविड-19 के कारण कोई भी जो है वहां पर कैसी जो हमने सोचा नहीं है वैसी अगर कोई परिस्थिति बनती है तो वहां पर हम उसको मैनेज कर पाए, तो ये सरकार के बिहाफ पे कौन करता है, एफसीआई करता है। तो जो लोएस्ट प्रोक्योरमेंट है व्हीट का, है ना, वो किया है एफसीआई ने लास्ट 15 इयर्स में। अगर देखा जाए करंट मार्केटिंग सीजन की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये जो है आपका डिफिकल्ट हो जाएगा कंट्री की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जहां पर व्हीट की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत गेहूं मिलता है ना, मिड डे मील के अंतर्गत देते हैं, अदर वेलफेयर मेजर्स में। तो ये एक पॉइंट बता रहे हैं, इन सबको रटने की आवश्यकता नहीं है ना, 2-4 पॉइंट हमारे लिए पर्याप्त होते हैं। 4 पॉइंट आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, और आप उसको जो है प्रैग्मेटिक वे में कंक्लूड कर दें, आपका काम हो गया मेंस में। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है कि इश्यू क्या है, इसके साथ क्या क्या समस्याएं हैं, तो सीधी बात है कि ये जहां पर जो समस्या है कि रूस और यूक्रेन जो है गेहूं का निर्यात कहां कहां करते थे, मिस्र, इंडोनेशिया, टर्की, नाइजीरिया, इटली और बांग्लादेश। ठीक, अब लंबे समय तक ये संघर्ष चला अगर रूस और यूक्रेन के बीच, तो भारत के पास कृषि जो आपके उत्पाद है उसको निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, और बढ़ावा देकर जो है ऐसे वैश्विक बाजार का दोहन करने का ये सुनहरा अवसर था जिसको भारत को मोबिलाइज करना चाहिए। इसके बाद अगर कंटेम्पररी टाइम में देखें तो भारत के पास 190 लाख टन गेहूं का भंडार है, जो कि 75 लाख जो टन आपका बफर स्टॉक का भंडार था उसके कंपैरिजन में बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पीडीएस हमारे यहाँ सिस्टम है या कोई भी वेलफेयर स्कीम्स है, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भी भारत के पास अप्रैल 2023 तक 80 लाख टन गेहूं का भंडार रह सकता है, तो हमको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। मतलब इस तरीके से हमको जो है इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए, किस तरीके से निर्यात करके हमको जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा हैं, है ना, उसको जो है कुछ यहां से हम एक्सपोर्ट करके उसको कुछ काउंटर कर सकते हैं, उसको काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, प्रति संतुलित कर सकते हैं। भारत से गेहूं के निर्यात में अगर वृद्धि होगी तो भारतीय किसान जो है उनकी आय बढ़ेगी, तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, तो जो 2022 तक उनकी इनकम डबल करने का हमारा क्या था, एक लक्ष्य था, उसको भी मूर्त रूप प्रदान कर पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि अचानक अगर बैन लगा दिया भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात में, तो विश्व में जो एक मैसेज जाएगा ये जाएगा कि भारत एक विश्वसनीय निर्यातक नहीं है। ये तो कभी भी इस तरीके के डिसीजन लेके पूरे विश्व में जो है वो इसके सप्लाई और डिमांड का जो चेन है उसको क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। इसके बाद इसका वे फॉरवर्ड क्या है, समाधान क्या है, तो सीधी बात है, सबसे पहली चीज ये कि यहां पर एक विनियमित गेहूं निर्यात नीति जो तार्किक आयाम पर बनाई जानी चाहिए, है ना। इसमें एक साथ जो है प्रतिबंध लगाए जाने के
अलावा कई सारे विकल्प होते हैं। किसी भी चीज को तुरंत बैन कर देंगे तो वो अंडरग्राउंड हो जाती है। पहली चीज, उसके एकदम से किसी चीज पर जो है आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। कोई चीज लगातार चलती आ रही है, एकदम से आपने बैन कर दिया, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि उससे चीजें जो है वो उसका परमानेंट स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक रैशनल और रेगुलेटेड जो है पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत गेहूं निर्यात नीति को प्रबंधित किया जाए और फिर उसको रैशनल ग्राउंड पर क्या किया जाए, क्रियान्वित किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए। इसके बाद यहां पर जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वहां पर एडिक्वेट वीट सप्लाई को आप इंश्योर कर दो, ठीक है ना, उसके इंश्योर कर दो। उसके लिए और भी आयाम है, जैसे जो एमएसपी है उसको बढ़ा दो आप, वहां पर जो है आप बोनस दे दो, है ना, एमएसपी के ऊपर उनको बोनस दे दो, है ना, ताकि जो किसान है वो उच्च कीमतों के बाद भी जो है पर्याप्त रूप से जो है अपना क्या कर सके, आय को सुनिश्चित कर सके, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पर बैड बैंक की बात करेंगे तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी ये घोषणा की है कि जो आपकी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, वो किसके साथ, इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के साथ जो है वो टेक ओवर करेगी पहला सेट बैड लोन्स का बैंक से और ट्राई करेगी कि उनको रिजॉल्व कर सके। ये एक न्यूज है। अब समझिए एनपीए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। एनपीए मतलब क्या, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, ऐसे लोन्स, ऐसे बैड लोन जो हमारे यहाँ कई सारे लोग लेके निकल जाते हैं, जैसे विजय माल्या है, बहुत सारे हमारे यहाँ महानुभाव हैं, तो उनके कारण जो है एनपीए ये छोटे छोटे लोगों के लोन के कारण नहीं बढ़ा है, बहुत लंबे लंबे घोटाले होते हैं। इस साल भी हुआ एक शिपिंग कंपनी का, उसमें मैक्सिमम जो है बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है इन्वॉल्व है। वो न्यूज आई धीरे से पेपर में, धीरे से न्यूज से जो है वो हट गई, है ना, तो उसमें जो है मिली भगत होती है लोगों की, तभी होता है वो। तो एनपीए जो है लगातार 2010 से हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। आप इस चीज को समझिए, दशकों से ऊपर की समस्या है। जितना एनपीए बढ़ेगा तो उतना बैंकों को जो है क्या होगा, नुकसान होगा, बैंकों को नुकसान होगा, तो बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी। जब लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए आगे नहीं आएगा। जब बिजनेस नए नहीं लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नई नहीं होगी, तो देश की अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा और उसका सीधा ऋणात्मक प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, जनता पर पड़ेगा, राष्ट्र के विकास पर पड़ेगा। तो यहां पे एनपीओ बोला किसको जाता है, तो एक ऐसा लोन या एडवांस जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू रह जाता है 90 दिन तक, 90 दिनों की अवधि तक जो रह गया उसको मानने लग जाते हैं कि एनपीए हो जाएगा। अब उसको भी क्लासिफिकेशन किया गया है, यहां पर जो है कैटेगराइज किया गया है। नॉन परफॉर्मिंग जो आपकी एसेट्स है उसको सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और आपके लॉस एसेट्स के रूप में टाइम के अकॉर्डिंग। तो भैया अगर 12 मंथ से कम टाइम के लिए अगर कोई ऐसी परिसंपत्ति है जो 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए गैर निष्पादित बनी हुई है एनपीए, तो उसको बोल देते हैं कि सब स्टैंडर्ड है। डाउटफुल तब बोलते हैं जब वो क्या, ये रिमेन्ड 12 मंथ तक अगर कोई जो है डाउटफुल बनी रहती है, कोई एसेट जो है वो वहां पर ना तो प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है ना वहां पर इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है 12 मंथ तक, तो मान लेते हैं कि डाउटफुल है, अब संदेहास्पद है। और लास्ट में वही है कि अगर उसके बाद का टाइम देखेंगे तो लॉस एसेट तब मान लेते हैं कि भैया अब इसका लॉस हो गया। लॉस का मतलब ये कि जो ये परिसंपत्ति है अब इसका संग्रहण जो है वो नहीं हो सकता, तो ये हानिपूर्ण माना जाएगा, इसको अनकलेक्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये बताया गया है, आरबीआई ने बोला कि जो रिकवरी पीएसयू बैंक्स के द्वारा किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर में, परसेंटेज के हिसाब से बोल रहे हैं, है ना, ग्रॉस एनपीए की बात कर रहे हैं, तो ये इंप्रूव हुआ आपका 11.33%, है ना, जो आपका 2017-18 में था, 2018-19 में 13.52 हो गया है और 2019-20 में 14.69%, लगभग 15% एनपीए कहां पर है, पीएसयू बैंक में ही सबसे ज्यादा है, प्राइवेट बैंक में नहीं है, ये याद रखिएगा। बैड बैंक जो है वो करेगा क्या, तो ये एक तरीके की एंटिटी कैसी फाइनेंशियल है जिसको सेटअप किया गया कि एनपीएस वगैरह और जो बैड लोन्स वगैरह है बैंक्स के, है ना, उनको वो रिस्ट्रक्चर करे और वापस से जो आपकी लॉस हो गई हमारी जो कैपिटल, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए और उससे ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का जो है प्रबंधन किया जा सके, उनको सुधारा जा सके। इसका एम क्या है, तो सीधी बात है, बैंक्स के बर्डन को कम करना, उनका जो लॉस हो गया है उसको रिकवर करना, उनकी बैलेंस शीट को जो है पॉजिटिव बनाना, है ना, ये सब चीजें हैं इसका काम, ठीक। और जो है इसके कारण क्या होगा कि जब उनको हेल्प मिल जाएगी बैंक से तो आसानी से वो लोगों को ऋण देंगे, तो ओवरऑल उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट है पूरे देश की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब यहां पर ये क्या करते हैं कि ये फायदे में तो तभी रहेंगे, मान लीजिए किसी बैंक से इन्होंने एनपीए को खरीद लिया, है ना, एनपीए को खरीद लिया, अब वो खरीद लिया तो वो एसेट है उनके पास, जब वो उससे ज्यादा रेट पे किसी को देंगे तब प्रॉफिटेबल होंगे, तो वहां से भी जो है गवर्नमेंट एक तरीके से दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन, उस बैंक को भी उबार दिया उसने और सरकार को भी फायदा पहुंचा दिया, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बैड बैंक है इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, याद रखिएगा, प्रॉफिट के लिए नहीं है। बैंक जो होता है
प्योरली प्रॉफिट एंटिटी है, प्रॉफिट को प्राप्त करने वाली, लाभ को प्राप्त करने वाला एक निकाय है बैंक। लेकिन बैड बैंक जो है इसका उद्देश्य कमाना नहीं है। पहली चीज, इसका उद्देश्य है कि जो आपके ऐसे बैंक्स हैं जहां पर बैड लोन्स हैं या एनपीए की स्थिति खराब है तो उनको सुधारना, उनके बोझ को कम करना, ठीक है ना, और उनको रिस्ट्रक्चर करना ताकि वो अपने ग्राहकों को नए सिरे से फिर से ऋण प्रदान कर सके और बैंकिंग एक्टिविटीज को रैशनली जो है वहां पर प्रोडक्टिव मैनर में क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। इसके बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहली चीज है एनपीए कम होगा, बैंकों की जो बैलेंस शीट है उसमें सुधार होगा। अच्छा एक चीज बताइए, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है आपकी जो कैपिटल है जो आपकी लॉक्ड है ना, उसको अनलॉक करेगा, है ना। जो आपकी जो भी वहां पर कैपिटल है उससे कोई फायदा तो नहीं हो रहा, लॉक्ड एसेट के रूप में पड़ी हुई है वो, तो उस कैपिटल को वापस से मोबिलाइज करना, वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडल्ज कराना उसको, है ना, ठीक है। तीसरी चीज ये कि ये जो आपकी जो पूंजी होती है ना, ये इंप्रूव कर सकती है बैंक की कैपिटल बफर्स को। कैसे? जो कैपिटल उसको फ्री अप करके, सीधी बात है, जो पूंजी है उसको वापस से कार्यशील बना सकती, क्रियाशील बना सकती, जो इनएक्टिव हो गई, डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो इससे बैंकों का जो है मोटिवेशन भी मिलता है, उनको जो है कॉन्फिडेंस भी आता है, तो नए सिरे से वापस से अच्छे तरीके से काम करके रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने बैंक को, ठीक है। इसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को ग्राहकों से जमा स्वीकार करने, ऋण प्रदान करने, ऐसे जो भी बैंकिंग सर्विसेज है उनको वापस से एग्जीक्यूट करने में जो है मदद मिलती है ना। तो मेनली वो अपने लोन वोन को रिस्ट्रक्चर करने का काम नहीं करते, फिर जो बैंकिंग सर्विसेज है उसमें फोकस करेंगे, तो जो उनका स्पेसिफिक डोमेन है उस पर काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी इनहैंसमेंट होगा, और जो उनकी वो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कौन कर रहा है? बैड बैंक कर रहा है, ठीक है। इससे संबंधित समस्याएं क्या है? तो सबसे पहली चीज है कि इससे जो है जो बैंक है वो इस भूल में आ जाएगी, भैया हमारे पास एनपीए बढ़ जाएगा, बैड बैंक आपको ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, तो वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बैड लोन बांटने में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक स्टेटमेंट था एक्स आरबीआई गवर्नर का, तो उन्होंने बोला था इसमें कुछ और नहीं होता बैड बैंक में, एक जगह से एनपीए को निकाल के दूसरे निकाय को सौंप देना, इससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि यहाँ पर कोर जो प्रॉब्लम है, जो प्राइम रीजन है, उसका सॉल्यूशन नहीं बताया गया है, ठीक है ना। उसका जो मेन सॉल्यूशन है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, विलफुल डिफॉल्टर्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं, और रिकवरी प्रोसेस जो है वो पुअर है हमारे यहाँ, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहला बिल्कुल कोर पार्ट, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो भारत के राष्ट्रपति का पद होता है उनको, मतलब उनका चुनाव लड़ने के लिए एक जो कोई भी कंटेस्टेंट है या कोई उम्मीदवार है उसके लिए क्या आवश्यक जो है योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला आर्टिकल 58 है जो डील करता है एलिजिबिलिटी की कंडीशन से, कि भैया जो इलेक्शन हो रहा है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, उनके लिए जो कंटेस्ट है ना, तो उनके लिए क्या संबंधित शर्तें हैं आर्टिकल 58 में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना आवश्यक है, दूसरा भी स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कि उनकी एज जो है 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये भी। और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि ये एलिजिबल हो किस लिए, इनकी जो पात्रता होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पात्र हो, ठीक है ना। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि भैया भारत में ये सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, भारत में केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है भारत में, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है इसके 6 जोनल ऑफिस है, 4 सब जोनल ऑफिसेस हैं, 13 पोर्ट ऑफिस है और 7 लैबोरेटरीज है इसके कंट्रोल के अंतर्गत, दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आएगा, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। यहां पर भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव भी हो जाएगा क्योंकि सही ही पूछा जा रहा था। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।